नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये चेन्नई शहर की है, साउथ इंडिया की, साल 2014 की। और भेजे हैं रुपेश कुमार जी। रुपेश कुमार जी बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के रहने वाले हैं और अपने गांव से वो दो जने चेन्नई के इस जगह पर आए थे काम करने के लिए। और होली का ही दिन था जब इनके साथ में ये घटना हुई थी। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम रुपेश कुमार है। मैं अपने गांव से काफ़ी दूर चेन्नई आया था एक जानने वाले लड़के के साथ में, जो मेरे ही गांव का था और एक फैक्ट्री में काम करता था। मैं उससे तो काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि भाई जहाँ रहता है मुझे भी ले चल, क्योंकि मेरे घर में पैसों को काफ़ी दिक्कत है, खेती बाड़ी में इतना दम नहीं रहा। तो वो मेरी बात को समझ रहा था, बोला हाँ हाँ ले चलूँगा। और उसके बाद आया था गांव पर तो बोला कि चलो मेरे साथ में। मैंने बात कर लिया अपने फैक्ट्री में ही, और मैं और तुम एक ही जगह पर काम करेंगे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और हम पहुंच गए थे चेन्नई। मैं जब वहाँ गया जहाँ वो रहता था, बस्ती से दूर था, एक बगीचा था। बगीचे के पास में 4 घर बने हुए थे खेत में। खेती कहा जाएगा लेकिन था रोड के किनारे ही बिल्कुल। और 4 घर बने हुए थे और चारों में जो हमारे यहाँ के लड़के थे, हम तो 2 थे अपने गांव के, बाकी अलग अलग गांव के लड़के एक एक घर में 5-5, 6-6, 4-4 ऐसे करके रहते थे। और चारों घर था जो हमारे ही बिहार प्रदेश का ही लोग रहते थे। तो एक तरह से एक छोटी सी बस्ती हमारी बसी हुई थी बिहार की। एक ही भाषा था तो दिल लगा रहता था। और हम अपने काम में अब लग चुके थे, काम करते जा रहे थे। अब बीच में मुझे एक बार और गांव जाना पड़ा, है कि माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम गांव से घूम कर के आ चुके थे एक बार। अब अगले महीना होली था। अब होली में सब लड़के जो आसपास के थे हमारे, वो अपने गांव जाने की तैयारी में लग चुके थे। मुझसे ही पूछे कि रुपेश तुम नहीं जाओगे क्या? यानी कि नहीं भाई, अभी तो मैं गांव से होकर आया हूँ और मेरे पास इतना बजट भी नहीं है कि मैं दोबारा जा सकूँ। माँ की तबीयत ख़राब है, इलाज भी चल रहा है, उसके लिए पैसे भी तो हमें जोड़ना है। और मैं मन मार करके रह गया था। होली का दिन आ गया था, सारे लड़के चले गए थे, बस एक लड़का बचा हुआ था उसमें। वो लड़का तो नहीं बोल सकते, वो करीब 35-36 साल या 40 साल के आसपास का था और मैं उनको भैया बोलता था। वो नहीं गए थे, वो भी मेरे तरह थे और वो करीब 1-1.5 महीना पहले भी वो गांव से लौट आए थे। तो उनका भी स्थिति मेरे जैसे ही थी। तो उस 4 कमरों में सिर्फ हम 2 जने बचे हुए थे। उनका जो कमरा था लास्ट का था और हमारा था फर्स्ट का। बीच में 2 कमरे और बने हुए थे। अब होली का दिन आ चुका था और एक हमारे जानने वाले और थे, वो करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे इसी रोड पर। और उनका भी घर ऐसे ही बना हुआ था, क्योंकि हम लोग सस्ते घर में रहते थे, इतना पैसा था ही नहीं कि अच्छा घर देखा जाए। और भी हम फैक्ट्री का नज़दीक रहना चाहते थे कि आने जाने में ज़्यादा कठिनाई ना हो और दूर भी ना पड़े। वो हमारी फैक्ट्री में ही काम करते थे और हमसे सीनियर थे, तो उनसे भी हमारा रिश्ता एक तरह से बन चुका था। वो भी गांव नहीं गए थे और बोले थे रुपेश
कि आ जाना होली में, हमारे घर पे ही आ जाना, मैं भी अकेला हूँ और हम लोग यहीं होली मनाएंगे। मैंने बोला ठीक है जी। मैं उनको वादा तो कर दिया था कि जाऊँगा। और इधर हमारे जो पड़ोसी थे भैया जी, ये भी अपना होली का तैयारी कर रखा था खाने पीने का। लेकिन मैं खाना तो ज़रूर खाता था, लेकिन पीने का मेरे को कोई शौक़ नहीं था। लेकिन ये तो अब सारा इंतज़ाम कर रखे थे और सुबह से ही शुरू हो चुके थे। सुबह से ही अपना नशे का काम स्टार्ट हो गया था और मुझे भी ज़बरदस्ती कर रहे थे कि रुपेश ले लो ना, आज होली का त्यौहार है। लेकिन मैं तो इस चीज़ को कभी हाथ नहीं लगाया था और ना लगाना चाहता था। लेकिन नहीं भाई जी, आप ही पियो, एंजॉय करो, मुझे नहीं लेना है। मैं उनसे अब दूर होकर के अपने कमरे के में आ गया था। अब मैं एकांत में था, अकेले था, दिन नहीं लग रहा था, करे क्या। तब मैं वो 2 किलोमीटर दूरी वाले जो हमारे फैक्ट्री के सीनियर बंदे थे, मैं उनके घर जाने का सोचा। चलो वहाँ से भी घूम करके आया जाए, नहीं तो वो बोलेंगे कि तुम्हें बुलाया था तुम आए नहीं, शायद उनको बुरा लगेगा। और मैं चल पड़ा था उनके घर पर। मैं पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी और वो घर पर अपना बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। और वो भी होली का त्यौहार इसी ढंग से मना रहे थे जैसे हमारे पड़ोसी भैया जी। दारू का बोतल खुली पड़ी थी और मुझे भी वो पिलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैं भला कहाँ पीने वाला। मैं मना कर दिया कि नहीं जी, हाँ खाना पीना ज़रूर खाऊंगा। और फिर मैं वहीं पर खाना पीना खा करके और आराम करने लगा था। नहीं, घर तो अकेला ही है, वहाँ रहना ना रहना बराबर ही है। और इन्हीं के कमरे में एक चारपाई पर मैं लेट गया था और मुझे नींद आ गई थी तगड़ी। मैं सो गया था और वो भी अपने नशे पानी करके, और नीचे ही दरी थी, बिछाया हुआ था। उस घर में एक ही चारपाई थी जिस पर मैं लेटा हुआ था और वो दरी पर सो गए थे वो भी। जब मेरी अब नींद खुली तो रात के 10 बज रहे थे। मैं पता नहीं इतना देर कैसे सोते रह गया था। मैं उठा और भैया जी को देखा, उनको उठाने लगा कि आप उठो, देखो इतनी टाइम हो चुका है, अब मैं अपने क्वार्टर पे जा रहा हूँ, आप अपना घर बार देखो, आप दरवाज़ा बंद करो। उनको उठाना भी जरूरी था, नहीं तो कोई चीज़ सामान गायब हो जाए तो कहीं मेरा नाम ना लगा दें। तो उठ तो गए थे वो, बोले क्या तुम जा रहे हो? मैंने कि हाँ मैं जा रहा हूँ, कमरे पे भी होना किसी को ज़रूरी है कि उस घर में भी हमारा और हमारे साथियों का सामान रखा हुआ है। तो मैं निकल पड़ा था। अब मैं 2 किलोमीटर की जो दूरी थी पैदल ही चलने लगा था कि साधन तो कोई थी नहीं, पतला रोड था और दिन में तो कुछ ना कुछ मिल जाता था, लेकिन रात के टाइम में तो, वो भी छुट्टी वाला दिन, तो मुश्किल ही था। कोई साधन तो नहीं मिला, मैं पैदल ही चलने लगा था। एक जगह एक आम का पेड़ लगा हुआ था रोड पर और उसके पीछे ही बड़ा बगीचा था आम का ही। गर्मी के दिनों में उसमें बहुत सारे आम बहुत सुंदर सुंदर दिखाई पड़ते थे। और उस आम के पेड़ के पास में मैं पहुंचने वाला था और मैं देखा वहाँ पर आम के पेड़ के पास में, तने के पास में कोई खड़ा है। मैं तो ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दे कि होगा कोई खड़ा, रास्ते चलते कोई अपना चल रहा होगा और कुछ सोच रहा होगा, मुझे उसे कोई लेन देन नहीं था। मैं आगे बढ़ता उस पेड़ के पास तक पहुंच गया था और हठात मेरी नज़र उसकी तरफ पड़ी। मैं देखा कि कोई था नहीं, वो थी। वह एक औरत थी, खुले हुए बाल थे और पेड़ के तने के साथ सटी हुई खड़ी थी। लंबे लंबे काले उसके बाल लंबे लंबे दिखाई पड़ रहे थे और लाल कपड़ों में थी वो मुझे वहाँ की कोई लोकल ही लगी थी, वेशभूषा से, पहनावे से। तो मैं कुछ बोलना, तो मैं ऐसे भी किसी से बोल नहीं बोलता था, तो रात में कहाँ बोलूँगा। अब मैं चलने लगा था वहाँ से देख करके, और तभी उसने अपनी भाषा में आवाज़ दिया था।
मैं रुक गया और मैं उसकी तरफ देखने लगा। वो फिर अपनी भाषा में कुछ बोली थी, लेकिन आवाज़ जो थी उसकी कुछ अजीब ढंग से लहरा रही थी। अब मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि ये कोई चुड़ैल है या कोई भूत है। अगर मुझे ज्ञान होता तो मैं उस जगह पर खड़ा ही नहीं होता और मैं तो दौड़ करके अपने घर पहुंच गया होता। लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी इस चीज़ की कि ऐसा भी होता है। लेकिन मैं भाषा उसका समझ नहीं पाया, तो मैं जहाँ खड़ा था वहीं से उसको बुलाने लगा कि आप नज़दीक आके बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या बोल रहे हो, मैं अपनी हिंदी भाषा में। और वो जो औरत थी पेड़ के पास में मेरा हाथ के इशारा पा करके अब मेरी तरफ चल पड़ी थी। अब जब पेड़ की छाया से बाहर निकली, चंद्रमा की रोशनी में पहुंची, तब मैं उसको देखा कि वो तो एकदम धुएं की तरह मुझे अब दिखाई पड़ रही थी, जैसे सारा शरीर उसका धुएं जैसा हो गया हो चंद्रमा की रोशनी में। अब तो जैसे मैं सन्न सा रह गया था कि ये कैसी औरत है, सारा शरीर धुएं जैसा। वहाँ तो पेड़ के पास में थी तो इंसान की तरह लग रही थी, और जब खुले में आई है चांद की रोशनी में तो सारा शरीर तो धुएं की तरह लहरा रहा। और मैं तो बस इतना डर चुका था कि मैं अब पीछे मुड़ा नहीं, सीधा अपने कमरे की तरह दौड़ता हुआ भागने लगा। अब बार बार पीछे देखता जा रहा था, लेकिन वो मुझे अब कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रही थी। मुझे तो उस जगह पर रुकना ही नहीं चाहिए था ना। वो आवाज़ दिया तो हमें मुड़ करके देखना चाहिए था, ना बोलना चाहिए था। सबसे बड़ी मैंने गलती किया था और मैं दौड़ते दौड़ते थक चुका था। आखिरकार मैं अपने क्वार्टर पर पहुंच गया था। और क्वार्टर पर पहुंचा तो देखा कि जो कॉर्नर का मकान था, जो भैया जी थे वो बाहर ही बैठे हुए थे। और मुझे देख कर के चिल्लाए, क्या हुआ, होली खेल ली वहाँ पर जाकर के दोस्त के यहाँ? मैं डरा हुआ था। मैं उन्हीं के पास पहुँच गया। मुझे डरा देख कर के वह बोलने लगे, रुपेश क्या हुआ तुम्हारे साथ में, क्यों इतना घबराए हुए हो? लेकिन मेरा जो अंदर का मन था बहुत बेचैन हो रहा था और मुझे घबराहट सी महसूस हो रही थी और लग रहा था कि सारा शरीर अब चक्कर खा रहा हो, दिमाग मेरा चक्कर खा रहा हो, गोल 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 ऐसे मुझे नज़र आने लगा था। मैं उनके किसी बात का जवाब नहीं दिया था और मैं ज़मीन पर लहरा करके गिर चुका था। और गिरते ही मैं अपना होश खो बैठा था। अब मुझे दिन दुनिया का कोई होश नहीं था। आखिर जब मेरी आँख खुली तो वही भैया जी थे और मुझे चेहरे पर पानी डाल रहे थे। मुझे बोल रहे थे कि रुपेश क्या हुआ, तुम कोई नशा किए हो क्या? लेकिन मैं तो कोई नशा नहीं किया था। मैं तो नशे के पास भी नहीं जाता था। और वो बार बार मेरे चेहरे पर पानी का छींटा मार रहे थे, मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल जान ही ना हो। आखिर क्या हुआ मेरे साथ में? मेरे से पूछने लगे थे वही कि रुपेश क्या हुआ, तुम बताओ तो सही। अगर कोई लग रहा है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँगा मेरे भाई। और तभी मेरे सामने में वही औरत जो मैं पेड़ के पास में देखा था सामने खड़ी दिखाई पड़ रही थी। और मैं जिसे डर से एकदम देख करके बेहोश दोबारा हो चुका था। अब मुझे जो होश आया तो सुबह में, और मैं कई लोगों के बीच में था। वो जो भैया जी थे पता नहीं किसको किसको बुला लिए थे, और उनमें एक तांत्रिक भी थे, झाड़ने फूकने वाले भी लोग थे। वो शायद समझ चुके थे कि मेरे को कोई प्रेत बाधा जैसी चीज़ हो गई है। अब मैं जब अपनी आंखें खोला था तो अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा था। शरीर में पहले जैसी थकावट नहीं थी और कमजोरीपन भी ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन कमजोरी तो थी, लेकिन मैं अब पहले से बेटर था।
मैं अपनी आंखें खोल करके सबको देखने लगा था। और तभी भैया जी बोले, रुपेश कैसी तबीयत है मेरे भाई? यानी कि भैया जी अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, सही है। और फिर वो भैया जी जिनको बुला के लाए थे उनसे बात करने लगे थे। भैया जी काफ़ी दिनों से चेन्नई में रहते थे, तो उनको वहाँ का लोकल भाषा भी थोड़ा बहुत आता था। और जिनको बुला के लाए थे वो कोई लोकल ही झाड़ फूँक करने वाले लोग थे। वो भाषा में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि आप कह रहे थे कि अब सब कुछ ठीक है। जैसे वो सर अपना हिला रहे थे, अब मेरी तरफ देख रहे थे, तो मुझे ऐसा ही लगा था। भैया जी उनको विदा कराए थे रोड तक, और फिर मेरे पास में आए। रुपेश क्या हुआ था, अब तुम मेरे से बताओ सच सच। मैं सब भैया जी से एक एक बात, उनको कोई छिपाया नहीं, और रास्ते की बात, पेड़ की बात, सब कुछ उनको बता दिया था। वो कहने लगे कि जानते हो जिसको मैं बुला के लाया था वो झाड़ फूँक जानते हैं, और उन्होंने भी यही बात बोला था जो तुम बोल रहे हो। वो कह रहे थे कि उस पेड़ के पास में कोई चुड़ैल रहती है, लाल कपड़ों में थी ना वो। यानी कि हाँ, वो भी यही बात कह रहे थे कि अक्सर वो पूर्णमासी या अमावस्या के रात को एक्टिव हो जाती है, और उधर से जो भी कोई निकलता है अकेले में तो उसको वो परेशान करती है, पकड़ने की कोशिश करती है, उस पर हावी होने की कोशिश करती है और उसको बीमार कर देती है। तो भाई वही चुड़ैल थी। यानी कि अब क्या हुआ, मैं डर तो गया था उनकी बात सुन करके, नहीं अब क्या होगा मेरा। बोले अब कोई डरने की बात नहीं, वो जो झाड़ फूँक वाले थे ना तुम्हारे ऊपर से उसको जो उसका साया था हटा दिए हैं, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनकी इतनी बात सुन करके मुझे बहुत ही राहत महसूस हुई थी, लेकिन डर तो लग रहा था। दिल तो कर रहा था कि मैं अपना गांव निकल जाऊं, लेकिन आखिर वहां जाकर क्या करूंगा। यहाँ तो रहूंगा तो 2 पैसे कमाऊंगा और घर बार भी देख पाऊंगा, और मैं यही सोच करके रह गया था। लेकिन रात के टाइम में उस पेड़ के पास में उस रोड पर मैं जाने से बचने लगा था। जब तक कोई साथ ना हो तो मैं कभी नहीं जाता था उस रोड पर, वो भी रात के टाइम में। तो दोस्तों ये थी रुपेश जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा, और मेरे दूसरे चैनल पे भी आप लोग विजिट कीजिए। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।